हेलो एंड वेलकम टू विमोचन आईएएस। ये लेक्चर ज्योग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी सीएससी के जियोमॉर्फोलॉजी जो हम लोगों का मॉड्यूल 2 है का पार्ट है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं टॉपिक 6C प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और ये क्लास 10A है। जब जापान में अर्थक्वेक आता है या हिमालय ऊपर और ज़्यादा बढ़ता है या फिर अफ्रीका की रिफ्ट वैली धीरे धीरे कॉन्टिनेंट को तोड़ रही होती है, इन सब के पीछे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी सिर्फ ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये समझने से हम अर्थक्वेक, वॉल्केनो, माउंटेन्स और ओशन फ्लोर तक सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए क्लैरिटी के लिए मैंने ये टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे क्लास एक ही है, क्लास 10। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज की जो है वो 10A, और जो अगली जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी 10B। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, इसमें देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी का ओरिजिन क्या हुआ, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, हम लोगों को एग्जाम में कैसे डेफिनेशंस लिख के आएंगे, बेसिक डेफिनेशंस के साथ किस तरीके से लिंक करेंगे, और तीनों बाउंड्री के टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए ये तीनों टाइप्स करने ही पड़ेंगे अपन को। जैसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इससे पहले मैंने एक छोटा सा आप लोगों को टीज कर दिया था लास्ट वीडियोस में, ठीक है। और तीनों का अपन लोग एग्जांपल्स देख लेंगे कहाँ है। जैसे मिड अटलांटिक रिज है, हिमालयाज है, सैन एंड्रियास फॉल्ट है। तो ये थोड़ा थोड़ा अपन लोगों को समझ में आ जाएगी कि लोकेशंस क्या हैं, क्या होती हैं ये चीज़ें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, थ्योरी का एविडेंस क्या है। कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या एविडेंस है इस थ्योरी का। इसका लिंक अपन देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग से। देखो, अपना जो पीवाईक्यू जब आप उठा के देखोगे लास्ट ईयर्स के पीवाईक्यू, जैसे आप देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछते हैं। ये क्या करते हैं, ये लिंक पूछते हैं अपना प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से लिंक पूछ लिया, या फिर उन दोनों के अंदर अंतर पूछ लिया, या फिर ये पूछ लिया कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्यों सुपीरियर है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, है कि नहीं। तो मतलब अपन को ये सारी जो थ्योरीज हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और बाकी की और भी अलग अलग थ्योरीज हैं, उससे लिंक किस तरीके से बनाएंगे वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज का अपना वीडियो क्या है, टॉपिक क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। बिल्कुल अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, अपन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि भाई इस पर इतना दिमाग मत लगाना, या फिर ये कर लेना, ये तो करना ही करना। समझ में आया। तो सिंपल सा ये है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। भाई डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं अपनी, इसके बारे में अपन को जानकारी लेनी है, कहाँ से मिला, कैसे मिला, क्या होती हैं, फॉल्ट्स क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा अपन ये करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो मैं इसके इतने सारे वीडियोस बना दिए। इससे पहले मैंने दो वीडियोस और बनाए हुए हैं, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे वीडियो बनाया हुआ है, एक मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ये हर बार पीवाईक्यू में आ रहे हैं। जब मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे वीडियो बनाया था उसमें मैंने पीवाईक्यू में डाल दिया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे वीडियो बनाया था उस पर भी मैंने पीवाईक्यू डाले थे। अब देखो सेपरेट अब प्लेट टेक्टोनिक्स के भी है। इट मीन्स ये आपके हर 1 से 2 साल के बीच में ये रिपीट होता ही होता है। और जिस साल ये रिपीट नहीं होता उस साल आप किसी भी टॉपिक के अंदर कम से कम एक पेज लिख के आना। जैसे मैं लास्ट के वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि आपका ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो 4 पेजेस का होता है, और आपका 15 मार्क्स का 3 पेजेस का होता है, और जो 10 मार्क्स का होता है वो 2 पेजेस का होता है। तो अगर आपको नहीं पूछा है डायरेक्ट तो आप 1 पेज तो आप इन्हीं थ्योरीज की हेल्प से लिख के आ जाओगे। आप जब भी आपको जब वॉल्केनोज पढ़ने होंगे, जब आप हिमालयास पढ़ोगे, तो सब चीज़ों से ये आप लोगों का बेस तैयार करेगा। समझ में आया, इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं। और हाँ, क्या था लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने मॉड्यूल 2 के अंदर लेक्चर नंबर 9 देखा था, मॉड्यूल 2 के अंदर टॉपिक 6B में सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखा था। उसमें क्विक करेक्शन कर लेना। अब वीडियो अब जब आप उठा के देखोगे तो वीडियो टाइमिंग 4 मिनट 55 सेकेंड के ऊपर ये वाली स्लाइड आई होगी, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ये। समझ में आया, ये करंट को। अब मैंने क्या बता दिया था, क्या ये वाला जो डायग्राम था ना वो मिसप्रिंट हो गया था। एक्चुअली ये डायग्राम की जो एरो की जो डायरेक्शन होंगी वो इस साइड ना होके वो इस साइड होंगी। अब वो मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो, ये वाली जो डायरेक्शन है एरो की वो इस साइड होगी, मतलब ये वाला जो है वो इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी।
समझ में आया? अब मैं बताता हूँ कैसे, ये कहाँ कैसे गड़बड़ हुई है ये वाली। आप लोगों ने साइड में ये डायग्राम देखो, ये वाला दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में मैंने ये बताया था कि ये जो कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं वो इसको अपलिफ्ट करता है और यहाँ पर रिफ्ट वैली तैयार होती है। अगर मेरी जो मैंने गलती से बताई है, अगर इस साइड से होता तो ये क्या होता है, सबडक्शन न हो जाता ना यहाँ पर, तो मतलब मेरी कोई भी चीज़ ऊपर क्यों उठती है, यहाँ पर मेरे लावास क्यों आता। मैंने बताया था जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो क्या होती है, वो खिसकती है, एक जगह तो वो अपलिफ्ट होता है, एक जगह सबडक्ट करती है। तो ये सबडक्ट हो जाएगा इसमें। अब ये अगर इस तरीके से जाएगा, आप देखो ये वाली चीज़ ऐसे जा रही है और ये इस साइड वाला ऐसे जा रहा है, तो इट मीन्स ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रहा है ना इसको, है कि नहीं? तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, तो आप अपने नोट्स में ये ठीक कर लेना, क्विक रिवीजन है। नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सबसे पहले छोटा सा ओरिजिन देख लो। क्या 1965 में जेटी विल्सन ने पहली बार ये टर्म को कॉइन किया था, प्लेट्स को। मतलब जेटी विलियम्स जो थे उन्होंने पहली बार एक टर्म दी थी, प्लेट्स। क्यों? क्योंकि उनका आइडिया था ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का। किसका था? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का आइडिया पे वो काम कर रहे थे। उस टाइम पे इनने एक टर्म दे दी थी, प्लेट्स। अब ये प्लेट्स क्या होती है मैं आपको आगे और समझाता हूँ, पहले आप बस ये ओरिजिन समझो। फॉल्ट्स भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, कन्वर्जेंस फॉल्ट्स, ये अभी अब इसी वीडियो में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जे टी विल्सन, याद रखना इनके नाम। 1965 में प्लेट्स का जो कॉइन टर्म जो कॉइन की थी वो किसने की थी? विल्सन ने की थी। ऐसे ही मैकेंजी और पार्कर जो थे 1967 में, इनने फॉर्मली प्रपोज किया था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को थ्रू पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। किससे? पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस कुछ नहीं होता, सीधा सीधा स्टोन जो होता है अगर किसी चीज़ को दबा ले या घेर ले या फिर उसके ऊपर चढ़ जाए, उसको बोलते हैं पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। वो भी मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। जे डब्ल्यू जेशन मॉर्गन 1967 में इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था कंसेप्ट को 12 रिजिड प्लेट्स और उनके मोशंस को। इनने पहली बार डेवलप किया कि भाई 12 प्लेट्स हैं रिजिड और उनका मोशंस। किसने किया था? जेसन मॉर्गन ने किया था। और ये तीनों थ्योरीज के कारण ही आज अपनी जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो डेवलप हो पा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक इंसान की वो है। अब देखो, अब वैसे जो रूट्स हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के वो कहाँ से मिल चुके हैं अपन को? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से मिले थे, वैगनर ने दी थी 1912 में। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग से मिले हैं, हैरी हैस ने दी थी 1962 में। फॉर्मल एंड साइंटिफिक आर्टिकुलेशन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाज डन बाय मैकेंजी। अब ये तो स्टार्ट कर दिया था, रूट दे दिया था, लेकिन जो मेन जो किसने दिया है, मैकेंजी और पार्कर ने दिया 1967 में, याद रखना। एंड इंडिपेंडेंटली मॉर्गन जो थे बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द अर्थ लिथोस्फीयर, जो धरती का जो लिथोस्फीयर है अर्थ का, इज ब्रोकन इनटू द रिजिड प्लेट। लिथोस्फीयर जो है रिजिड प्लेट्स में टूट रहा है और फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। मैंने बताया था कि कुछ टाइम पहले जब हम लोगों ने वो देखा था स्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने बता दिया था कि आप लोगों का जो लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है, और जो एस्थेनोस्फीयर वो थोड़ा सा विस्कस है। ठीक है, ऊपर से वही सियाल और सीमा वाला कंसेप्ट भी आता है इसी के अंदर। मेंटल जो है वो अलग अलग टाइप का हो जाएगा। ऊपर अपना जो है लिक्विड में है, नीचे लिक्विड बोल सकते हैं या प्लास्टिक बोल सकते हैं, और नीचे वाला जो है वो अपना क्या है, सीधा का सीधा रिजिड है। ठीक है, द टर्म प्लेट वॉज फर्स्ट, अभी मैंने बताया जेटी विल्सन ने लिया 1965 में। हु ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट लाइक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, और हॉटस्पॉट का भी कंसेप्ट इन्होंने दिया। अब जो हॉटस्पॉट क्या होता है बताऊंगा अभी मैं। क्रूसियल टू मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स, ये तो जरूरी है मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स में। अब एक बात बताओ, मैंने आपको इतना बताया, इतने सारी लाइंस लिखवा दी, क्या आप ये उसमें लिख के आओगे एग्जाम में? नहीं, एग्जाम के लिए भी, एग्जाम के स्टाइल में भी आप क्या सिंपल सी लाइन लिख कह सकती हो, द मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वॉज फॉर्मली प्रपोज्ड इन 1967 बाय मैकेंजी एंड पार्कर and independently by the Morgan, built upon earlier contribution by the Wilson, Hess and Wagner। ठीक है ना, ऑब्वियस ये बात है। तो मैंने आपको लाइन भी लिख दी एक्चुअल एग्जाम में लिखने के लिए, इंट्रोडक्शन में आप ये रट सकते हो वाली लाइन। नहीं रटना है तो ये चीज़ लिख के आ सकते हो अपनी थ्योरी में, इतना सारा जो मैंने लिखवाया। दूसरी चीज़ क्या थी? लिथोस्फीयर स्लैब जो होती है, वेट, लिथोस्फीयर स्लैब जो होती हैं, या तो उसको लिथोस्फीयर स्लैब बोल सकते हो या फिर रिजिड या सॉलिड क्रिस्टल लेयर बोल सकते हो। रिजिड या सॉलिड क्रिस्टल लेयर,
वो कहते हैं ये वाली क्लस्टर लेयर आर टेक्टोनिकली कॉल्ड प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स किसको बोलते हैं? लिथोस्फीयर एक स्लेब या रिजिड या सॉलिड क्रिस्टल लेयर्स को क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं टेक्टोनिकली। ठीक है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में ये लिख के आओ तो लिखते आ सकते हो, द होल प्रोसेस ऑफ द प्लेट मोशन, जो प्लेट जो मोशन कर रही है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी इज बेस्ड ऑन द टू मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे ये पूरा बेस्ड है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं पुराना वाला आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। हम लोगों ने क्या देखा था? जो लिथोस्फीयर है वो हम लोगों का किससे बना है? क्रस्ट से मिलकर बना है और अपर मेंटल से मिलकर बना है। किससे? क्रस्ट से और अपर मेंटल से मिलकर बना है। और जो एस्थेनोस्फीयर है वो हम लोगों का लोअर मेंटल से मिलकर बना हुआ है, मतलब अपर मोस्ट से बना है। सॉरी, जो जो अपना लिथोस्फीयर है वो अपर मोस्ट बोल सकते हैं, और जो एस्थेनोस्फीयर है वो अपर मेंटल भी है और अपना मेन मेंटल भी है। समझ में आया? मीजोस्फीयर तो नीचे सिर्फ पायरोस्फीयर वगैरह चीज़ अलग हो गई। आप तो बस मोटा मोटा ये समझो कि लिथोस्फीयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो है तैर रहा है। जैसे आप इसमें देख लो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये अपना ओशनिक क्रस्ट है। मैंने बताया था ओशनिक क्रस्ट जो होती है पतली होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत चौड़ी होती है। ठीक है, अब जो लिथोस्फीयर है वो सी को बोलते हैं इसके बीच में, क्योंकि लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो दोनों मिलके क्या बना हुआ है, तो अपना लिथोस्फीयर बन गया है। समझ में आया? मेंटल का जो ऊपर अपर मोस्ट पार्ट है ना, मतलब 100 किलोमीटर तक, क्योंकि अपन लोग पूरी तरीके से बता ही नहीं पाते हैं। और जो एस्थेनोस्फीयर है वो प्लास्टिक है, मतलब प्लास्टिक इन द सेंस इसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विस्कस बहुत है ये, और बहुत जल्दी टूट जाता है भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वैसा हो तो बहुत जल्दी फ्रेगमेंट हो जाता है ये, तो इसीलिए प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर है। तो हम लोगों का जो पूरा लिथोस्फीयर है ना वो किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्लाइड कर रहा है। मोटा मोटा मैंने बता दिया ये। अब देखो, ये लिथोस्फीयर, प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर, ये सब क्या है? अपर मेंटल का पार्ट है। अपर मेंटल अपना 670 किलोमीटर तक के आसपास होता है। समझ में आई ये वाली बात? ये मैंने आपको पुराना इसलिए कराया, आप अब समझ जाओगे क्यों कराया मैंने। अब देखो, एग्जाम के अंदर अगर आपको डेफिनेशंस लिख के आनी है तो आप सिंपल एक लाइन भी लिख के आ सकते हो, ये वाली जो मैंने लिखी है प्लेट की। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इसमें से इस तरीके से लिख सकते हो। यानी प्लेट्स क्या होती हैं? आर लार्ज रिजिड सेगमेंट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर दैट मूव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अर्थ के लिथोस्फीयर है जो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर के, डक्टाइल एस्थेनोस्फीयर। याद रखना, ये वर्ड अच्छा है, डक्टाइल एस्थेनोस्फीयर। डक्टाइल का मीन क्या होता है आप लोगों का? कि ये हाईली विस्कस है। हाईली विस्कस है मतलब वही चीज, इसके ऊपर से स्लाइड बहुत जल्दी होता है और ये बहुत जल्दी टूट जाता है, फ्रेगमेंट भी बहुत जल्दी होता है। रिजिड कम है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इसको डक्टाइल बोल रहे हैं। बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। द टर्म प्लेट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय कैनेडियन जियोफिजिसिस्ट। कनाडा के थे ये जियोफिजिसिस्ट। कौन थे वो? विल्सन, 1965 में। लाइंग द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट की अगर डेफिनेशन लिख के आनी है तो आप आराम से लिख के आना, एक लाइन की डेफिनेशन है। प्लेट्स आर लार्ज रिजिड सेगमेंट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर दैट मूव इंडिपेंडेंटली over the ductile asthenosphere. The term plate was first introduced by Canadian geophysicist J.T. Wilson in 1965, laying the foundation of the modern theories to the plate tectonics. समझ में आया? नेक्स्ट, अब सीधा आते हैं अपन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के ऊपर। तो पहले बात, अपन पूरी थ्योरी को ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए सीधा पहले तो थ्योरी की डेफिनेशन देख लेंगे जो हम लोगों की एग्जाम में आती है। तो अपन सबसे पहले यहीं से तो स्टार्ट करेगा इंसान, कोई भी करेगा। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी डेवलप्ड थ्रू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी, किसके थ्रू कंट्रीब्यूशन से हुआ है? हैस, हैरी हैस के सी फ्लोर स्प्रेडिंग 1962 में, विल्सन, वही जेटी विल्सन, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ प्लेट्स इन 1965, एंड मैकेंजी एंड पार्कर पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस इन 1967 explain how the lithosphere is divided into the rigid plates that moves over। देखो इनने क्या एक्सप्लेन किया कि हम लोगों का जो लिथोस्फीयर है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है जो कि मूव कर रही हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेंटल का जो कन्वेक्शन है, स्लेब का जो पुल है, और वेट, स्लेब का जो पुल है, स्लेब पुल है,
और रिज पुश है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि जब हम लोगों का ये जो कन्वेक्शन ऊपर जाता है तो प्लेट्स जो होती है वो मूव करती हैं, तो इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर स्लेब क्या होगी, रिज रिज क्या गई, यहाँ पर रिज होती है और यहाँ पे क्या होती है हम लोगों की यहाँ पर क्या होती है हम लोगों की स्लैब होती है ना। तो जो रिज का जो पुश है, रिज क्या करेगी, इसको पुश करेगी, है कि नहीं। और ट्रेंच की तरफ क्या होगा, यहाँ पर पुश होगा, पुल होगा। तो रिज ने पुश किया और स्लैब, ये वाला जो स्लैब का जो पुश हो रहा है ट्रेंच की तरफ क्या होता है, इस पर पुश होता है। ऑब्वियस सी बात है ना। मतलब जो रिज क्या होगी, इसको पुश करेगी क्योंकि नीचे से इसमें लावा आ रहा है, तो ये इधर की तरफ पुश होगा, है कि नहीं। और जब ये नीचे की तरफ कोई चीज़ जाती है तो नीचे क्या चीज़ करती है, पुल करती है, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, तो इधर इसको पुल करेगी। तो इन्हें बोल दिया स्लैब पुल और रिज पुश। तो ये वो दो वर्ड आप समझ लेना, ठीक है। अब आई समझ में आपको ये चीज़ कि आपका जो पूरा का पूरा जो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर जो मूव कर रही है, क्योंकि मेंटल जो है उसका कन्वेक्शन हो रहा है, मेंटल कन्वेक्शन हो रहा है, स्लैब पुल हो रहा है और रिज पुश हो रहा है कि नहीं। दीज डायनेमिक प्लेट इंट्रैक्शन एट द डाइवर्जेंट, ठीक है। अब ये प्लेट जो है कहाँ पर इंट्रैक्शन करती हैं, डाइवर्जेंट पर, कन्वर्जेंट पर और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पर। ये मैं आपको आगे बताता हूँ ये क्या होती हैं, पहले आप बस याद रखो, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज अकाउंट फॉर की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिज्म एंड ओरोजेनेसिस। अब देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपको पता ही है, मैंने बता दिया था। अर्थक्वेक आपको पता ही है, मतलब समझ में आ रहा होगा। वॉल्केनिज्म जहाँ जहाँ पर अपन वॉल्केनोस की स्टडी करते हैं या ओरिजिन जैसे होता है। और ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस का सिंपल सा मीन होता है, आप लोगों के जो माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन बिल्डिंग जो है, उसको अपन क्या क्या बोलते हैं, ओरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ओरोजेनेसिस। जेटी विल्सन 1965 इंट्रोड्यूस द टॉपिक द टर्म प्लेट concept by Pivotal the framing the theory of the unifying model of the geoscience। समझ में आ गई सिंपल सी डेफिनेशन। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर सिंपल सा अपन को पता है कि इंटरनली किससे मिला होता है भाई, बना होता है, रिजिड प्लेट से बना होता है। आज के टाइम पे हम लोगों ने अभी तक 6 मेजर प्लेट्स जो है ना वो डिस्कवर कर ली हैं। बड़ी बड़ी जो प्लेट्स है ना हमारे लिथोस्फीयर की, वो हम लोगों ने 6 मेजर प्लेट्स को डिस्कवर कर लिया है। अगर देखा जाए, कई लोग क्या बोलते हैं कि 7 मेजर प्लेट्स हैं। भाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि अमेरिकन प्लेट जो एक प्लेट है ना, उसको अगर हम लोगों ने मान लिया कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलग है और साउथ अमेरिकन प्लेट अलग है, तो इसीलिए उसको अपन 7 प्लेट बोल देते हैं सारी की सारी प्लेट्स को। और मोर देन 20 माइनर प्लेट्स अपन लोगों ने आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो जो हम लोगों की 6 मेजर प्लेट्स जो हैं वो हैं यूरेशियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें ऐसे लगा लो, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। ये तो आप लोगों के मुंह पे हमेशा रटी होनी चाहिए ये वाली प्लेट्स के नाम। समझ में आया, ये प्लेट्स आपको रटी की रटी होनी चाहिए कि भाई यूरेशियन प्लेट है एक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अभी आपको और याद करवा दूंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम दिखाकर। अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट। मोर देन 20 माइनर प्लेट्स हैं, लेकिन अपन कुछ कुछ जो माइनर प्लेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट आजकल चर्चा में रहती हैं, इस चक्कर में इनका भी नाम अपन थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। एक है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट कहाँ है भैया, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में एक कोकोस प्लेट आती है। कहाँ पर, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट जो होता है वो अपना साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में नाज़का प्लेट है। अरेबियन प्लेट, मोस्टली सऊदी अरेबियन का जो लैंडमास है ना अपना इलाका, उधर जब अरेबियन प्लेट आती है। फिलीपीन प्लेट, बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, एशियाटिक प्लेट जो भी होगी उसके पास अपनी फिलीपीन प्लेट होगी। कैरोलाइन प्लेट, ये कहाँ पर है, फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में, ठीक है, नॉर्थ ऑफ न्यू गिना। इंडियन प्लेट में जो नॉर्थ ऑफ न्यू गिना है ना, वहाँ पर अपनी कैरोलाइन प्लेट होगी। फूजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। याद रखना ये सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए, ठीक है। मैंने बताया था आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बोल दूंगा और जो कम इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बोल दूंगा। तो ये जो वाली चीज़ जो है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्री के लिए ठीक है, और प्री में भी काफ़ी सालों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए ही नहीं है। समझ में आया। तो अपने ऑप्शनल के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या लिख के आ पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये इसी के तो एग्जाम्पल्स दे के आ पाओगे मेजर प्लेट्स के। थोड़े बहुत एक दो अपनी को
कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट और फिलीपीन प्लेट तो वैसे भी याद हो जाती है जब अपन आंसर्स लिखना चालू करते हैं। तो समझ में आया। अब देखो डायग्राम में सिंपल सी अपनी प्लेट्स, ये जो मैंने जितनी भी हाईलाइट की है ना, ये सारी की सारी क्या हैं, हम लोगों की मेजर प्लेट्स हैं। अब देखो पैसिफिक प्लेट, अब ये देखो पूरा ग्लोब बना हुआ है ये, ठीक है, तो इसीलिए ये पीछे का हिस्सा आगे आ गया, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्लेट है, ये एक ही प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट। तो ठीक है, तो एक तो पैसिफिक प्लेट हो गई, दूसरी हो गई अमेरिकन प्लेट। और अमेरिकन प्लेट को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट में, एक साउथ अमेरिकन और एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। देखो ये पूरा अलग है, ये वाला, ये अलग है। ऐसे ही अफ्रीकन प्लेट, ये पूरा अफ्रीका। अब देखो असली जो हम लोगों का वर्ल्ड मैप जो है वो उस तरीके का है, लेकिन प्लेट्स तो ये है ना। लोग लड़ते रहते हैं कि भाई हम लोगों का देश अलग, हम लोगों का कॉन्टिनेंट अलग, भाई ये पूरी चीज़ एक ही है। यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एंटार्क्टिका प्लेट, ये साउथ में है, ठीक है, सदर्न ओशन में है। एंटार्क्टिका प्लेट ये हो गया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अब देखो ये टूट गई है ना, तो इसको ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग बोलने लगे हैं आजकल लोग, और यहाँ पे इंडियन प्लेट बोलने लगे हैं। अब समझ में आया अपन लोग क्यों बोलते हैं कि ये पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट है पूरा, क्योंकि ये पूरा इंडियन प्लेट है। और ये यहाँ कहाँ से खिसक के गई है, वो गई है अपनी यहाँ से टूट के खिसक के गई है, याद रखना। उसका ही एक पार्ट है, पहले क्या था, ये मेडागास्कर बोलते हैं इसको, मेडागास्कर है। ये भी धीरे धीरे तैर के किधर आ रहा है, इंडियन प्लेट पे। मिलियंस ऑफ ईयर में ये भी हमारे पास आ जाएगा, समझ में आया। तो ये अब ऐसे गई है, ये पहले से ऐसी नहीं थी। और ये सीधे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अब देखो ये दिख रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सीधी किससे टकराई है, यूरेशियन प्लेट से टकराई है, ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर हिमालयाज बनने चालू हुए। समझ में आई, मोटी मोटी चीज़ समझ में आई कि जब भी कोई चीज़ टकराती है। अब देखो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसीलिए टकरा के मैं अभी बताता हूँ आगे कि क्या है क्या नहीं है। पहली प्लेट जो हो गई, दूसरी प्लेट जो हो गई, तीसरी प्लेट जो हो गई, फोर्थ हो गई यूरेशियन, फिफ्थ अफ्रीकन, सिक्स अंटार्कटिका, सेवन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। समझ में आई सातों के सात प्लेट। और अगर सिर्फ आपको अमेरिकन प्लेट बोलना है तो आप इसको एक दो रख दो। समझ में आई। अब अपन चालू करते हैं सीधा पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो मैकेंजी और पार्कर जो है 1967 में, इनने पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस दी। इनने बोला कि ओशन क्रस्ट जो है ना, वो फॉर्म हो रही है मिड ओशनिक रिज पर। वही अपन लोगों ने ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग वाली थ्योरी जो देखी थी, है कि नहीं। मिड ओशनिक रिज पर फॉर्म हो रही है ओशन क्रस्ट, और डिस्ट्रॉय हो रही है ओशनिक ट्रेंच के ऊपर ड्यू टू द सबडक्शन। सबडक्शन हो रहा है तभी तो। अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ये चीज़ है कि जो भी आप लोगों की क्रस्ट जो फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, मिड ओशनिक रिज पर हो रही है, और डिस्ट्रॉय कहाँ हो रही है, ओशनिक ट्रेंच के ऊपर हो रही है। द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू द रिजिड प्लेट। लिथोस्फीयर जो है वो रिजिड प्लेट के ऊपर डिवाइड हो रहा है, रिजिड प्लेट को डिवाइड कर रहा है, मतलब लिथोस्फीयर जो है वो अलग अलग रिजिड प्लेट्स में डिवाइड है, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि 20+ जो है हम लोगों की माइनर प्लेट है, और 6 जो है हम लोगों की मेजर प्लेट है, अभी के टाइम पे हम लोगों ने जो देखा हुआ है। तो लाइक पेविंग स्टोन, बिल्कुल पेविंग स्टोन के जैसे ही तो है, दैट मूव ओवर द एस्थेनोस्फीयर। और ये किसके ऊपर मूव कर रहा है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रहा है। पेविंग का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को ढक लेना, किसी चीज़ को ढकने को ही तो अपन पेविंग बोलते हैं ना। तो इसीलिए ये ढकी तो रहा है, अलग अलग हिस्सों में टूट गया है, अब वो तैर रहा है बस अपने एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। ऑल टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, अब जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, याद रखना ये जो है हम लोगों का की टर्म है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, जो हम लोग ऑप्शनल में या फिर कभी भी जनरल स्टडीज़ के जब एग्ज़ाम राइट करेंगे और अब उन लोगों को चाहिए कि नंबर अच्छे आएँ, तो इस तरीके के जो की टर्म्स हैं ना, इनको याद रखो कि जब भी बात करोगे तो एक्टिविटीज़ ना लिख के अपन टेक्टोनिक एक्टिविटी लिखेंगे। जो भी एक्टिविटी हम लोगों की प्लेट से रिलेटेड हो रही है, अर्थ की प्लेट से रिलेटेड हो रही है, उन सबको अपन लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे वॉल्केनिज्म, सीज़मिसिटी, ओरोजेनेसिस, फॉल्टिंग, ये सब कहाँ पर हो रही हैं भाई, प्लेट मार्जिन्स के ऊपर हो रही हैं। तो मैंने क्या बताया, 6 मेजर प्लेट्स हैं जितनी भी है। तो जो भी हम लोगों के जो भी फिनोमेना होंगे, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे वॉल्केनोज आए, चाहे सीज्मिक एक्टिविटी तो अर्थक्वेक ही बोलते हैं, ओरोजेनेसिस मतलब पहाड़ वगैरह बन रहे हों, ठीक है, फॉल्ट आ रहा हो मतलब क्रैक हो रहा हो कई जगह पर, तो वो सब बाउंड्रीज पर ही होते हैं। ये जैसे अब जैसे मेरी 1 2 3 बाउंड्रीज है, तो इनकी बाउंड्रीज पर ही होगा जो भी होगा। समझ में आया ये चीज़, ठीक है। अब प्लेट मार्जिन जो है हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन,
एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, एक कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। मोटा मोटा मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है, मतलब नई चीज़ बन रही है। नई चीज़ बनेगी तो कैसे बनेगी भाई, नीचे से लावा आएगा, यहाँ पे नया बनता जाएगा, ये एक दूसरे को धकेलती चली जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया, वो एक दूसरे से दूर जा रही है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो प्लेट है वो एक जगह जाके कहीं ना कहीं तो नीचे जाएगी जाएगी। अब जैसे वाली मैंने प्लेट को दूसरी तरफ धक्का दिया, ये प्लेट को दूसरी तरफ आई, इधर आई, तो दोनों अगर नीचे की तरफ जा रही हैं तो ये तो डिस्ट्रक्ट हो रही है ना दोनों की तरफ, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ऐसे ही कंजर्वेटिव का मतलब होता है ना तो डिस्ट्रक्ट होगी ना ये कंजर्व होगी, कंस्ट्रक्ट होंगी, ठीक है। ना तो ये कंस्ट्रक्ट होंगी ना ये डिस्ट्रक्ट होंगी, ये बस अपना फेस बदल देंगी, मतलब उनका बस चेहरा बदल जाएगा, मतलब ये आगे की तरफ खिसक गई, ये पीछे की तरफ खिसक गई, और कुछ नहीं है। अब इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन, देखो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इसको अपन क्या बोलेंगे दूसरे वर्ड में, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपन डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। समझ में आया। डाइवर्जेंट ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं उन लोगों को मतलब समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को उसका मतलब समझ में आएगा। सीधा डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। दीज आर नॉन एज द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों प्लेट ड्यू टू दिस डाइवर्जेंस में अब अब दूर जाएगी तो क्या होगा, मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा नीचे से, है कि नहीं। मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और ठंडा ठंडा होगा, जैसे ऊपर जाएगा फिर ठंडा होगा, और इससे क्या होगा, नई ओशनिक क्रस्ट बनेगी, मतलब नई चीज़ बन गई। तो इसीलिए तो कंस्ट्रक्ट बोलेंगे इसको कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन हो गई, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना नए क्रस्ट का, इसीलिए। दिस प्रोसेस मोस्टली अकर्स अलॉन्ग द मिड ओशनिक रिज। ज़्यादातर कहाँ पर होती है ये, मिड ओशनिक रिज पर होती है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। एसोसिएटेड विद द फीचर्स लाइक, अब यहाँ पर क्या क्या आएंगे, इस जगह पर कौन कौन से फीचर्स आएंगे, रिफ्ट वैली होगी यहाँ पे आप लोगों की, शैलो अर्थक्वेक्स आएंगे, वॉल्केनिज्म होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो होनी ही चाहिए वो तो रिफ्ट वैली वगैरह। रिफ्ट वैली क्या होती है मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, देखो जब अपन लोग जे एक बात बताओ, एक पत्थर है इसमें फॉल्ट आ गया, ठीक है, आप लोग ये समझना, रिफ्ट वैली में आपको समझा रहा हूँ, सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये पत्थर है, ये फॉल्ट आ गया, मान लो ये टूट गया, तो ये क्या हुआ, दूर चला गया एक दूसरे से। अब इसमें जो बीच में जो भी चीज़ टूटी होगी वो क्या होगी, वो नीचे की तरफ धसक जाएगी, आसपास पे तो वो रही, तो ये नीचे की तरफ धसक गई। अब ये जो नीचे की तरफ जो गई है, ऊपर की तरफ जो अलग थी और जो नीचे की तरफ जो है, इसको बोलते हैं रिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, रिफ्टिंग। अब चूंकि नीचे की तरफ हो गई है तो इसको ये क्या हो गई, वैली हो गई, है कि नहीं, वैली हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये फॉल्ट एक जो बाउंड्री जो फॉल्ट जो एक दूसरे से अगर प्लेट्स जो दूर जाएंगी तो बीच में क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, वैलीज हो जाएंगी। ज़्यादातर ये अपन रिवर वाले कंसेप्ट में समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी यही चीज़ होंगी। तो रिफ्ट वैली यहीं पे आएगी। अगर इसमें पानी भर गया तो उसको बोलेंगे रिफ्ट वैली वाली पानी जितना भर जाएगा, ठीक है। तो इसमें सैलो अर्थक्वेक भी आते हैं, पता नहीं चलेगा कैसे, वॉल्केनिज्म भी यहीं पे होता है। तो न्यू लिथोस्फीयर इज क्रिएटेड एट दिस मार्जिन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिड अटलांटिक रिज, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, पूरे दुनिया में मिड अटलांटिक रिज सबसे ज़्यादा फेमस है। इंडिया में देखा जाए, भाई देखो इंडिया में कोई भी डाइवर्जेंट बाउंड्री नहीं देखने को मिलती। कोई आपको बोलेगा कि भाई कोई एग्जांपल दे दो इंडियन का कंटेक्स्ट में, तो भाई इंडिया में नहीं दिखती, लेकिन कार्ल्सबर्ग रिज जो है अरेबियन सी के अंदर, कौन सी, कार्ल्सबर्ग रिज जो है अरेबियन सी के अंदर, इस स्प्रेडिंग सेंट्रल, जो ये क्या है, सेंटर की तरफ स्प्रेड कर रही है, अफेक्टिंग द इंडियन प्लेट्स नॉर्थवर्ड मूवमेंट। क्या होता है, ये इंडिया की प्लेट का जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, ये देखो मैंने बताया था ना कि अफ्रीका जो है वो अफ्रीका से टूट के इंडियन प्लेट अलग हुई है, तो ये किधर की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है ना। तो यही चीज़ है कि नॉर्थ की तरफ जो जा रही है प्लेट, उसको कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, कार्ल्सबर्ग रिज जो है वो इस चीज़ को अफेक्ट कर रही है, इसके मूवमेंट को, ठीक है। अब अगर मैं देखा जाए तो देखो डायग्राम तो सिंपल सा है कि हम लोगों का लावा ऊपर जाता है, ये लावा भरा हुआ है, यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन हो गया है, जो डाइवर्स कर रही है एक दूसरे से ऊपर। थोड़ी सी स्टेज इसमें क्या होती है, 4 स्टेजेस होती हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड में। पहली स्टेज क्या होगी, स्टेज ऑफ डोमल अपलिफ्टमेंट। डोमल का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मैं आपको बताऊं, डोमल का मतलब होता है कि आप लोगों का डोम बनना। क्या बनना,
डोम बनना। डोम जानते हो क्या होता है? सिंपल सा इस तरीके का स्ट्रक्चर डोम बनना होता है। आप कई जगह जाते होगे, आपने देखा होगा यहाँ पे चढ़ाई होती है, तो ये डोम बना कैसे? देखो, सबसे पहले एक प्लेट है, मान लो सिंपल सी प्लेट है, यहाँ पर मेरा क्या हुआ, कन्वेक्टिव करंट आया, ठीक है, मतलब लावा का करंट आया, इसने क्या किया, ऊपर की तरफ इसको पुश करने की कोशिश करी। अब पुश करेगी तो एकदम से तो टूटेगा नहीं, इसमें एकदम से तो क्रैक आएगा नहीं, तो क्या होगा, वो ऊपर एक डोम टाइप का शेप बना लेगा। क्या बना लेगा? डोम टाइप का शेप बना लेगा। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, वो इस तरीके से बन के ऐसे बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं डोमल अपलिफ्टमेंट। क्या बोल रहे हैं? डोमल अपलिफ्टमेंट। तो बस ऊपर की तरफ इसको बढ़ाया और ये इस तरीके से डोम टाइप का शेप बनने लगा। डोम बनेगा तो भाई पहले तो ये खिंचेगा हल्का सा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो कॉन्टिनेंट में जो होगा एक बल जा जाएगा थर्मल अपवर्डिंग के कारण। मे बी लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है यहाँ पे। मान लो, एक बात बताओ, डोम हुआ, यहाँ पे डोम हुआ, तो अब एकदम से अगर फूटा नहीं तो हल्का सा कहीं ना कहीं तो क्रैक आके यहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है ना। कोई भी चीज़, जैसे अगर आप सिंपल सा कोई भी मुलायम चीज़ अगर आप लोगे तो हल्के से तो क्रैक आ सकते हैं ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कभी ना कभी एक छोटा सा वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। इतना बड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा तो हो ही सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड स्टेज कौन सी है? कॉन्टिनेंटल थिनिंग एंड ड्रिफ्टिंग। क्या होगा? डोम बना, अब जितना ज़्यादा प्रेशर आता जाएगा तो कॉन्टिनेंट जो होगा वो धीरे धीरे से पतला होता चला जाएगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कॉन्टिनेंट थिनिंग। थिनिंग होगा, और जो एक दूसरे से क्या होगा, वो दूर जाने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि पतला हो गया एक दूसरे से, और जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो टूटा नहीं है, याद रखना। अभी क्रैक आया नहीं है, तो इसमें धीरे धीरे क्रैक आ, यहाँ पे चांसेस आए हैं ना आने के, तो क्रैक में आकर रिफ्ट वैली फॉर्म हो जाएगी। अब देखो ये हुआ, जैसे क्रैक आएगा, मैंने बताया था जब भी क्रैक आता है तो क्या होता है, रिफ्ट वैली हो जाती है, क्योंकि एकदम से टूटेगा तो हल्का से जो ऊपर का जो मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, और नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो कोई भी चीज़ क्रैक हो जाएगी, अगर यहाँ से मान लो ये चीज़ क्रैक हो गई, टूट गई, तो कुछ चीज़ तो नीचे धसेगी ना, पूरी तरीके से नहीं धस पाई। मान लो ये इतना मोटा है, नहीं हो पाया, टूट गई, हल्का सा टूट के नीचे की तरफ धस गई, तो इसी चीज़ को तो रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो भाई रिफ्ट वैली भी बन सकता है। और अगर इस रिफ्ट वैली के अंदर वाटर अक्यूमुलेट हो गया, मतलब पानी जमा हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली लेक बोल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा रिफ्ट वैली लेक बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल? लेक तंगानका। क्या? लेक तंगानका। याद रखना, तंगावली इन्ना बड़ा रे नहीं, लेक तंगानका याद रखना। लेक तंगानका कहाँ पर है? ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में। याद हो गया, तंगावली से याद हो गया तंगानका, तो तंगानका। और वैसे भी नाम से समझ में आ रहा है कि ये अफ्रीका के अंदर ही होगा, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ये। नाउ थर्ड स्टेज क्या होगी? अभी क्या हुआ, क्रैक आया है, रिफ्ट वैलीज बनी है। अब क्या होगा भाई, पूरी तरीके से टूट जाएगा। स्टेजेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्प्लिटिंग। अब क्या हुआ, अब कॉन्टिनेंट स्प्लिट हो गया। अब अगर ये स्प्लिट होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मेरा स्प्लिट हो गया और यहाँ पे मेरा एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बनने की तैयारी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल रेड सी, क्या बोलूँगा, रेड सी। और यहाँ पे जो है नेसेंट ओशन फ्लोर बनता है। नेसेंट का मतलब है कि अभी तक पूरा फ्लोर तैयार नहीं हुआ है, अबाउट टू बी न्यू, अबाउट टू बी न्यू, मतलब नया है नहीं है, लेकिन नया बनने वाला है, बिल्कुल नया है बोल सकते हैं। नेशेंट का मतलब ही होता है न्यू, ठीक है, जो बिल्कुल नया से बिल्कुल पहले की चीज। तो नेशेंट नेशेंट ओशन फ्लोर, नेशेंट ओशन फ्लोर में है वॉल्केनिक इरप्शन दैट में इमर्ज आइलैंड। अब क्या होगा, नेशेंट ओशन फ्लोर है, अब इसमें ना हम लोगों का वॉल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा मैग्मा ऊपर आएगा तो यहाँ पे मेरी रिफ्ट वैली भी बनेगी, यहाँ पे मेरे ट्रेंचेस भी बनेंगे। यहाँ पर मेरा क्या होगा, मैग्मा ऊपर आएगा, ठीक है, ट्रेंचेस दूर बनेंगे लेकिन यहाँ पे मैग्मा ऊपर आएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब जब मैग्मा ऊपर आया तो क्या हुआ, देखो, अगर वाटर के नीचे है तो अपन बोल देंगे कि भाई रिफ्ट वैली है या फिर जो भी है। अगर वही लावा वाटर के ऊपर आकर ठंडा हुआ तो यही तो आइलैंड बनते हैं। समझ में आई? ये लावा अगर वाटर के ऊपर आ गया, ये अभी तक ओशन फ्लोर बोल रहे थे ना अपन इसको। अब मान लो कॉन्टिनेंट ही टूट गया, ऊपर जला जो ओशन की जगह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुई वो ऊपर से हुई, तो सीधी बात है ना, तो नया कॉन्टिनेंट बनने लगेगा, स्प्लिट हो गया, नया अपना बन गया। जैसे रेड सी जो बना वो इसी जगह पे तो बना है, ऑब्वियस सी बात है। स्टेजेस ऑफ द प्रॉपर ओशन फॉर्मेशन, फोर्थ स्टेज क्या होगी, स्टेज ऑफ द प्रॉपर ओशन फॉर्मेशन विद द सेंट्रल मिड ओशनिक रिज। सेंट्रल मिड ओशनिक रिज के ऊपर प्रॉपर ओशन फॉर्मेशन हो गया अब, ठीक है। अभी तक नेशेंट ओशन फ्लोर थे, अब प्रॉपर हो गया।
अब इससे पूरी तरीके से स्प्लिट हो गया। मे बी मैकेनिज्म फॉर द स्प्लिट, अब जैसे फॉर एग्जांपल इससे हम लोगों ने क्या आइडिया लगाया, देखो इतना जो अपने पूरी प्रोसेस देखी, इससे हम लोगों ने आइडिया लगा कि शायद से ये मैकेनिज्म हो सकता है कि हम लोगों का जो पेंजिया और गोंडवाना लैंड अलग हुआ है कि नहीं। हो सकता है कि पेंजिया और गोंडवाना लैंड इसी से अलग हुआ, और जो हम लोगों के अफ्रीकन प्लेट जो है वो हम लोगों की अमेरिकन प्लेट से अलग हुई। ये भी तो हो सकता है, इसी कारण हो रहा हो ये सब चीज़ें। अपन लोग बस आइडियाज़ लगा रहे हैं भाई कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये हो सकता है। अब देखो अगर सिंपल सा डायग्राम बनाओगे तो भाई इतना क्लीन मेरा डायग्राम नहीं आते, लेकिन ये अपन लोग एग्जाम में बनाने के लिए बहुत ठीक है। ये हम लोगों की दो प्लेट्स हैं, प्लेट 1 प्लेट 2, ठीक है। ये मेरी क्या हुई, पूरी तरीके से प्रॉपर टूट गई, तो यहाँ पर मेरा क्या बना, नया फ्लोर बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा वैली होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे मेरे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये चीज़ हुई, कोई बात नहीं। वॉल कहाँ पर था मैं, अफ्रीकन अमेरिकन प्लेट जो थी अलग हुई। हम लोगों ने क्या देखा, ये दो प्लेट्स है अपनी 1 एंड 2, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है यहाँ पे हुए, डाइवर्जेंट लिम्ब बोल देंगे इसको क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है, और असेंडिंग लिम्ब्स किसको बोलेंगे, जो ऊपर की तरफ इसको चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आई ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट बाउंड्री पे चले, ये आ गए डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन इसको क्या बोलेंगे नेक्स्ट, उसको दूसरी चीज में कन्वर्जेंट बाउंड्री, क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री। सिंपल सी बात है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, आपस में पास में आना, आपस में पास में आना। अब दो चीज अगर आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, डिस्ट्रक्शन ही तो होगा। तो ये दोनों प्लेट आपस में अगर टकराएंगी तो उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, इसीलिए इसको बोले हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट या कंज्यूमिंग मार्जिन। क्या बोलेंगे, कंज्यूमिंग मार्जिन, याद रखना, कंज्यूमिंग मार्जिन भी बोलते हैं इसको। वेयर टू प्लेट्स मूव टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। एक प्लेट जो होगी, जो जैसे मान लो अगर एक प्लेट है, मोस्टली ओशनिक ही होती है, कॉन्टिनेंटल होती ही नहीं है, ठीक है। सबडक्ट बीनीथ द अदर इनटू द मेंटल, जो अपनी एक प्लेट जो होगी वो सबडक्ट कर जाएगी मेंटल के तरफ। समझ में आया, मेंटल में पूरी सबडक्ट कर जाएगी। अब वो ओशनिक ही होती है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ओशनिक ट्रेंच। अब इससे क्या होगा, हम लोगों का ओशनिक ट्रेंच बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में क्या देखा था कि ओशन जो हम लोगों का है प्लेन नहीं है, इसके अंदर हम लोगों की ट्रेंच भी है, मारियाना ट्रेंच नाम सुना होगा। इसके अंदर हम लोगों की माउंटेन्स भी हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों के जो सबडक्शन हो रहा है उसके कारण हम लोगों का क्या बन रहा है, ओशनिक ट्रेंच बन रही है, वॉल्केनोज हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं इसी से, और फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, सिर्फ इसी इसी के कारण। ये जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है या कन्वर्जेंट बाउंड्री जिसको बोलेंगे, उसके कारण ही हम लोगों के ओशनिक ट्रेंच बनेंगे, उसी से हम लोगों के वॉल्केनोज होंगे, उसी से हम लोगों के अर्थक्वेक, और उसी से फोल्ड माउंटेन्स तैयार होंगे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम लोगों की जो प्लेट्स जो होती हैं, जो हम लोगों का प्लेट्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एक तो ओशनिक होगी, एक वो होगी कॉन्टिनेंटल, है कि नहीं। क्रस्ट जो है, क्रस्ट पर अब पूरी क्रस्ट ही तो है, लिथोस्फीयर ही तो है, तो उसी के अंदर हम लोगों का एक होता है ओशनिक, एक होती है हम लोगों की कॉन्टिनेंटल। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि जो मेरी ओशनिक क्रस्ट जो होती है, और या फिर इसको सीधा ओशनिक प्लेट जो जिसको बोलेंगे, वो क्या होगी, वो हैवी होती है जब डेंसिटी हाई होती है उसकी। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि ये हमारी सबडक्ट हो जाएगी, ये हमारी सबडक्ट होगी, और जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होगी या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होगी वो हम लोगों की क्या होती है, हैवी नहीं होती, इतनी ज़्यादा डेंसिटी लो होती है, तो ये कभी भी सबडक्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर ओशनिक प्लेट अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है तो हमेशा ओशनिक प्लेट ही सबडक्ट होगी कॉन्टिनेंट के नीचे, ठीक है। और अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो वो कभी भी सबडक्ट नहीं होगी, याद रखना, समझ में आई। हाँ, वो ट्राई करेगा नीचे की तरफ डालने के लिए, लेकिन वो आपस में टकरा के हो सकता है माउंटेन्स बना ले, ठीक है। और अगर ओशनिक ओशनिक दोनों प्लेट अगर सबडक्ट हो गई तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों ही सबडक्ट हो जाएगी, नहीं।
जो प्लेट ज़्यादा हैवी है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हाई है, वो पहले सबडक्ट होगी, और दूसरी वाली जो अपनी लाइट वाली है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी। समझ में आया? अभी मैंने आपको मोटा मोटा बताया, पर सारा का सारा अभी और समझेंगे इसको। अब देखो, इसका मतलब इससे क्या होगा, 3 टाइप के हम लोगों के बाउंड्रीज हो गई। कैसे? ओशन ओशनिक, ओशनिक ओशनिक, फॉर्मेशन ऑफ द आइलैंड आर्क। जब भी ओशन ओशनिक टकराती है तो हम लोगों का आइलैंड आर्क बन जाता है, मतलब पूरे छोटे छोटे आइलैंड बनना चालू हो जाते हैं ओशनिक ओशनिक अगर टकराएगी तो। ओशनिक और कॉन्टिनेंटल अगर टकराई तो वॉल्केनिक आर्क बनते हैं। कैसे बनते हैं? वॉल्केनिक आर्क बनते हैं, यहाँ पे वॉल्केनोज आते हैं। कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल अगर टकराएगी तो ये लीड करता है माउंटेन बिल्डिंग को। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई, वही चीज़ ये बोल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, इंडियन प्लेट जो है वो कोलाइड की है यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इंडियन प्लेट भी जो है अपनी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इट मीन्स जो है फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज हुआ है। मतलब मैंने बताया था ना, माउंटेन बिल्डिंग होगी अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी तो ये हम लोगों का हिमालय इसीलिए बने हैं। ऐसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है अंडर सुंडा प्लेट, जो अंडमान सुंडा प्लेट है। तो इससे क्या होगा, अंडमान निकोबार जो ट्रेंच है और जो आइलैंड आर्क है वो बन रही है। समझ में आई ये वाली चीज़, सुंडा प्लेट वाली बात, और वो समझ में आई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, कन्वर्जेंस का मैंने जो बनाया है डायग्राम, ये मेरा लावा है, रेड रेड जो भी लावा है, 2 प्लेट टकराई, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2। अब ये कोई भी हो सकती है, ओशनिक कॉन्टिनेंट, ओशनिक ओशनिक, बस कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट नहीं होगी जो मैंने भी बताया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, इनमें से एक प्लेट जो होगी वो सबडक्ट करेगी अपने मेंटल में, ठीक है। इस जो सबडक्शन जोन होता है इसको अपन बोलते हैं वेन्यू ऑफ जोन। वेन्यू ऑफ जोन सिंपल से वो जोन्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों के अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। सबडक्शन हो गया तो इसी को अपन वेन्यू ऑफ जोन बोलते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो मैं अभी बता रहा था तीनों। अब देखो, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, कोलिजन हुआ इनमें तो डेंसर और ओल्डर होती है। मैंने बताया था कि डेंसर होती है। अब देखो, ओशनिक फ्लोर जो होगा, मैंने लास्ट वीडियोस में जो बताया था कि जो जितनी ज़्यादा डेंस ओल्ड होगी वही उतनी ही ओल्ड भी होगी, है कि नहीं? जो जितनी ज़्यादा डेंस होगी वही उतनी ज़्यादा ओल्ड होगी, क्योंकि ओल्ड होने के साथ साथ ही तो वो आपस में और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसमें चिपकते जाते हैं और उतनी ज़्यादा रिजिड होती चली जाती है। तो इसीलिए वो डेंसर और ओल्डर ओशन प्लेट जो होगी वो सबडक्ट कर जाएगी अपनी लाइटर के नीचे, ठीक है। सबडक्शन फॉर्म्स डीप सी ट्रेंचेस एंड वेनी ऑफ जोम। जो सबडक्शन जो है वो क्या बना रहा है आपका, डीप सी ट्रेंच बना रहा है और वेनी ऑफ जोन बना रहा है, जोन ऑफ अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं अपन। लीड्स टू द आइलैंड आर्क वॉल्केनिक, लीड्स टू द आइलैंड आर्क वॉल्केनिज्म। जैसे जापान वाला जो आइलैंड आर्क है, डीप फोकस क्विक्स होते हैं इसके अंदर, है कि नहीं। अब देखो, जैसे लाइटर वाली प्लेट है, डेंसर वाली प्लेट है, डेंसर वाली प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है लाइटर प्लेट के ऊपर और नीचे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बना, ये ओशनिक प्लेट है, ये भी ओशनिक प्लेट है। अब यहाँ पे हम लोगों के वॉल्केनो इरप्शन भी हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों के ट्रेंचेस भी बन रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, यहीं पे हम लोगों के ट्रेंच बन रहे हैं। अब चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, चाहो आप इसको डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो। जैसे ये हो गई प्लेट 1, ये हो गई प्लेट 2, ठीक है। इसको और सिंपल बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों का वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये हम लोगों की ट्रेंचेस आ गई, तो ये हम लोगों की प्लेट बन गई, है कि नहीं। ये हो गई, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये अपना वॉल्केनिक इरप्शन लिख देना यहाँ पे, वॉल्केनिक इरप्शन। एग्जाम में बनाने के लिए बोल रहा हूँ ये जल्दी से। और यहाँ पर ये क्या हो गई, हम लोगों का ट्रेंच हो गया, क्योंकि सबडक्ट हो रही है ना चीज़। सबडक्ट होगी तो क्या बनेगा, ट्रेंच बनेगा यहाँ पर एक चीज़, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था। ओशन मेंटल, अब देखो, अभी मैं आपको पूरा वीडियो उसके डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहले ये सब चीज़ें हो जाए तीनों, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होगा तो अपन को पता है, जो ओशन जो होता है वो डेंस होता है, तो डेंसर ओशन प्लेट सबडक्ट अंडर द लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट। वेनी ऑफ जोन जो डेवलप होगा ना, वो हम लोगों के कॉन्टिनेंट के नीचे होगा विथ द हाई सीजमिसिटी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे। फॉर्म्स फोल्ड माउंटेन्स, यहीं पे अपने फोल्ड माउंटेन्स आना चालू होते हैं, जैसे एंडीज का एग्जांपल ले लो, एंड कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक आर्क भी यहीं पे आते हैं, ठीक है। एनी सबडक्शन विल हैव ट्रेंच,
हर सबडक्शन के पास जो होगी ट्रेंच होंगी ही होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी सबडक्शन होगा वो नीचे की तरफ भी तो यार ट्रेंचेस तो होंगी, खाइयाँ तो होंगी ना। जिन लोगों को नहीं पता है, खाइयाँ, खाई तो होगी ना। द सबडक्टिंग ओशन स्लैब मेल्ट इनटू द मेंटल। सीधी बात है, जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या था, मेंटल है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो मेंट हम लोगों का मेल्ट हो जाएगा। और जो सोर्स है और एंडेस्टिक वॉल्केनिक इरप्शन जो होंगे अलोंग द एंडीज रेंज, जैसे हेलेंस, ऑल द एंडेस्टिक इरप्शंस आर ऑलवेज वायलेंट एंड दे फॉर्म हाई पीक। अब देखो जो एंडेस्टिक इरप्शंस क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। एंडेस्टिक इरप्शन कुछ नहीं है भाई, एंडोस्टिक इसमें मटेरियल है एंडोस, तो इसके कारण इसका नाम एंडेस्टिक इरप्शन रखा गया है। ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं, बस ये दिमाग में रखना, जो एंडेस्टिक वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं, इसीलिए अपन इसको रख दिया कि जो हम लोगों का सबडक्टिंग ओशन स्लैब जो है जिसमें मेल्ट होते हैं मेंटल के अंदर, और यही सोर्स है हम लोगों का एंडेस्टिक वॉल्केनिक इरप्शन का। याद रखना, ऑल एंडेस्टिक इरप्शंस आर ऑलवेज वायलेंट एंड दे फॉर्म हाई पीक। यही हाई पीक को जो फॉर्म करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ और देखना कि जब हम लोगों की कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट आपस में टकराती है ना, तो जो अब कॉन्टिनेंटल प्लेट तो क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इससे टकरा के इसमें क्या हुआ, क्रस्ट बन जाती है। क्या बन जाती है, क्रस्ट बन जाती है इसमें। तो वॉल्केनिक रॉक बनने लगती है यहाँ पर, जैसे टूटी यहाँ पे, तो अब ये इससे क्या हुआ, थोड़े थोड़े से क्रस्ट हो गई यहाँ पे, हद से ज़्यादा चूर चूर हो गई, तो यहाँ पे वॉल्केनिक रॉक बन गई। तो इस चीज़ को अपन लोग क्या बोलते हैं, मेलांज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलांज बोलते हैं। MELANGE। क्या, MELANGE, क्योंकि इसमें साफ नहीं दिख रहा था इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेलांज। ठीक है, मेलांज बोलते हैं। तो दोनों आपस में टकरा गई, ओशनिक नीचे जा रही है, तो मैनी अक्यूमुलेट। अब ये क्या होगी, जो मिलांज जो है, ये जो छोटा सा जो अपनी रॉक्स जो आ रही है ना, वॉल्केनिक रॉक्स, ये जो हो गया, ये अक्यूमुलेट कर सकती हैं या फिर राइज कर सकती है अब द सी लेवल। सी के ऊपर जैसे जाएंगी तो क्या बन जाएगा, वो फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे, जैसे एंडीज हुए, रॉकीज हुए, ये सब फोल्ड माउंटेन बन गए। ठीक है, कॉन्टिनेंटल और ओशन क्रस्ट जब टकराएगी आपस में। तो अब देखो मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, ये मेरा सिंपल सा क्या है, एक डायग्राम है। मैं पहले आपको रिंग ऑफ फायर अभी बताता हूँ, पहले इससे पहले बताऊँ ओशनिक वाली बात। जैसे ये वाली बात हो गई, ये क्या है, यहाँ की प्लेट क्या हो गई, ओशनिक वाली हो गई। यहाँ की प्लेट क्या हो गई, हम लोगों की कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई। तो इसके आसपास क्या होगा मेरा, खुद बताओ। इसके आसपास मेरे क्या होंगे, हम लोगों के माउंटेन्स डेवलप हो जाएंगे। तो यहीं तो हम लोगों के एंडीज वगैरह हैं। ये अमेरिकन है नहीं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहीं पे तो हम लोगों के माउंटेन्स बन रहे हैं, क्योंकि ओशनिक और हम लोगों की कॉन्टिनेंटल यहाँ पे टकराई है। अब अगर मैं फिलीपींस की बात करूँ, फिलीपींस वाली, तो यहाँ पे ओशनिक और ओशनिक टकराई है, तो यहाँ पर मेरे क्या बनेंगे, आइलैंड्स बनेंगे। तो वही तो आइलैंड बने हैं यहाँ पे, सीधी बात है ना। तो बस यही चीज़ समझ लो छोटा सा। अब देखो मैंने क्या बोला था अभी, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें मैं अगर एक क्या में आगे मैं दूसरी प्लेट्स के बारे में बता सकता था, लेकिन ये सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है वो इससे रिलेटेड हो गया। तो इसमें क्या बोलते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट अगर कभी भी नाम सुनने को मिले तो बस सीधा समझ लेना कि ये रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड है। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है भाई, है कि नहीं, सीधी सीधी बात है ना। रिंग ऑफ फायर होता क्या है, लोग ये बोल रहे हैं रिंग ऑफ फायर भाई आग का रिंग है क्या, भाई हाँ, सीधी सीधी बात बोलूँ, हाँ। क्या है सरकम, एक तो पहली बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको बोल रहा हूँ सरकम पैसिफिक बेल्ट, तो इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, पैसिफिक सी के आसपास होगा, जो भी अपना पैसिफिक ओशन है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में होगा ये चीज़। तो सरकम पैसिफिक जोन जो है ना, इसको अपन लोग रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सीजमिकली एक्टिव बहुत है। सीजमिकली एक्टिव का मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। सीजमिकली एक्टिव बेल्ट है इंक्लाइनिंग द पैसिफिक ओशन, इंक्लाइनिंग द पैसिफिक ओशन। इट वॉज फर्स्ट आउटलाइंड बाय द, सबसे पहले किसने आउटलाइन किया था, क्वीनैन ने किया था 1950s में। अगर आपको याद रख पाओ तो रख लेना, क्वीनैन ने 1950s में किया, और इसको एम्फेसाइज किया बाद में आइजैक ने। ठीक है, आइजैक ने किया 1968 में, जब वो स्टडी कर रहे थे सबडक्शन जोन की। सबडक्शन जोन की जैसे वो स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे ने ये फाइंड आउट किया कि अरे ये तो पूरे पैसिफिक एरिया में एक रिंग बनी हुई है। इट मार्क्स द इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज थी जो अभी मैंने बताया। ठीक है, स्पेशली ओशन कंटिनेंट
एंड ओशन कॉन्टिनेंट और ओशन ओशन कोलिजन। द सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है अपना रिंग ऑफ फायर मार्क्स द एक्टिव ओशन कॉन्टिनेंट ओशन ओशन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। याद रखना ये सिर्फ दो ही बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, ओशन कॉन्टिनेंट और ओशन ओशन। ठीक है, तो ये मत सोचना कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कभी अगर आता है कोई पूछ ले तो ये अपना माइंड में ये चीज़ रखनी है कि रिंग ऑफ फायर में सिर्फ दो ही बाउंड्रीज होती हैं, एक ओशन कॉन्टिनेंट और एक ओशन ओशन। कौन सी? ओशन कॉन्टिनेंट और ओशन ओशन। मैं इसको इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि यही चीज़ थोड़ी सी उसमें कन्फ्यूजन पैदा करती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबडक्शन ऑफ नास्का प्लेट, जो नास्का प्लेट जो है अंडर द साउथ अमेरिकन प्लेट, मैंने बताया था ना कुछ अपनी माइनर प्लेट्स है और अपने आप याद भी हो जाती हैं। तो साउथ अमेरिकन प्लेट क्या है? अपनी मेजर प्लेट है, नास्का प्लेट जो है माइनर प्लेट है। ये इससे क्या बना हम लोगों का? एंडीज बना। क्या बना? एंडीज बना। पैसिफिक प्लेट अंडर द फिलीपींस और यूरेशियन प्लेट। कौन सी? पैसिफिक प्लेट जो फिलीपींस के अंदर है और यूरेशियन प्लेट जापान का ट्रेंच फॉर्म कर रही हैं, जापान का ट्रेंच फॉर्म कर रही हैं और आइलैंड आर्क फॉर्म कर रही हैं। सीधी बात है ना, ये देखो ये जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, जो तो ये जापान का क्या है, यहाँ पर ट्रेंच बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है? आइलैंड आर्क बन गया। ये जापान का ही तो इलाका है ना। तो मैं आपको उधर बताता हूँ दूसरे वाले उसमें, जापान। और ये हम लोगों का क्या है? देखो नास्का प्लेट जो किससे टकराई हम लोगों की? हम लोगों की टकराई साउथ अमेरिकन प्लेट से, तो इससे हम लोगों के क्या बने? एंडीज बने। कैरेक्टराइज बाय द डीप ट्रेंचेस। इसको कैसे कैरेक्टराइज करता है? इसमें बहुत ज़्यादा डीप ट्रेंचेस होते हैं, आइलैंड आर्क होते हैं, कोल्ड माउंटेन्स भी बन जाते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज भी होते हैं, फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर के अंदर। अब देखो वही चीज़ मैंने बोली, यहाँ पर क्या है? नास्का प्लेट है, इस चक्कर में यहाँ पे हम लोगों के एंडीज बन गए। ये हम लोगों का जापान वाला इलाका है, तो देखो जापान ट्रेंच बन गया यहाँ पर। समझ में आया? ये हम लोगों का फिलीपींस वाला चीज़ बन गए, तो यहाँ पे हम लोगों के आइलैंड आर्क बन रहे हैं। देखो ये कितने सारे आइलैंड आर्क बन रहे हैं। ठीक है, टोंगा ट्रेंच बन गया, ये देखो, क्योंकि ओशन ओशन टकरा रही है। तो बस वही देखो कि ओशन ओशन से जब टकराएगी तो वो अपने इसके अंदर ट्रेंच बनेंगे, आइलैंड आर्क बनेंगे, और अगर ओशन और कॉन्टिनेंट टकरा रही होगी तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोगों के माउंटेन्स बन जाएंगे। हाँ, अर्थक्वेक्स, अब ये जो पूरा जो आपको रेड कलर का जो इलाका दिखाई दे रहा है ना, इन सब में अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव जोन्स हैं। समझ में आई? तभी तो आप लोग ज़्यादातर जितने भी न्यूज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे वॉल्केनोस इरप्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, सब कुछ यहीं पे होता है। और ये तो सिर्फ प्लेट मार्जिन में मोटा मोटा बताया है। जब अपन प्लेट बाउंड्रीज देखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा मैप दिखा दूँ इसका कि बाउंड्रीज कैसी कैसी हैं। ठीक है, तो अभी तो अपन कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस पे आते हैं थर्ड में। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट अगर कन्वर्जेंस करेंगे तो कोई भी सबडक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो सिमिलर बुयांसी होती है दोनों की और थिकनेस, बुयांसी का मतलब है तैरना, कैसे तैर लेती हैं एक दूसरे के ऊपर तैर लेती हैं, तो दोनों की दोनों जब आपस में टकराएंगी अगर, तो क्या होगा? वो कोई भी नहीं जाके ये ऊपर की तरफ उठेंगी। क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि आपस में टकराई, इसका जो भी चीज़ टूटी है, अब बीच में कुछ भी है, जैसे मान लो बीच में रेत है, अगर इसके बीच में कोई सी है, जैसे 33C था लास्ट पुराना वाला, तो उस अगर आपस में टकराएगी तो क्या होगा? आपस में ये सी कम होता जाएगा और इसके बीच का जो मटेरियल है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा और ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। जब अपन माउंटेन बिल्डिंग पढ़ेंगे ना, अलग अलग थ्योरीज, तब ये चीज़ समझ में आपको आने लगेगी। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई ये ऊपर की तरफ उठेगी, तो ऐसे ही क्रस्ट जो है कंप्रेस करेगी और अपलिफ्ट करेगी मटेरियल के इसके बीच को। जैसे एग्जांपल के तौर पे हिमालय जैसे बना ना हम लोगों का, वो ऐसे ही बना है। शैलो फोकस क्वैक्स आएंगे इसके अंदर। अब जैसे आप लोगों को पता है, जो आप लोगों की इंडियन और यूरेशियन जो प्लेट है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट जो है, उससे क्या हो रहा है हम लोगों का? हम लोगों के अर्थक्वेक्स आते हैं ना यहाँ पे, आप लोग देखते होंगे नेपाल में अर्थक्वेक आ रहा है, म्यांमार में अर्थक्वेक आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेक्टोनिक बाउंड्रीज के ऊपर बनी हुई है। याद रखना क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं वर्ड? टेक्टोनिक बाउंड्रीज, टेक्टोनिक बाउंड्रीज। समझ में आई? ठीक है, तो थिकनिंग द एंड मेटामॉर्फिज्म अलोंग द कोलिजन जोन, हमेशा यहीं पर पतला इसको थिकनिक करता है और मेटामॉर्फिज्म करता है। अब एक बात बताओ, मेटामॉर्फिक अपन ने रॉक देखी थी बहुत पहले, कुछ 2-4 वीडियोस पहले हम लोगों ने देखा था कि मेटामॉर्फिक रॉक बनती कैसे। भाई हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से अगर किसी भी रॉक में कोई भी चेंजेस आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो एक बात बताओ,
हम लोगों के दोनों प्लेट्स के बीच में रेत भरी हुई थी। अब वो आपस में कंप्रेस हो के जो रेत है आपस में चिपक गई, उसके कारण क्या बना, अलग टाइप की रॉक तैयार हो गई और हम लोगों का हिमालय बन गया। तो अब क्या वो हिमालय का कोई रेत का टुकड़ा है क्या? नहीं ना, उसमें अलग अलग टाइप के रॉक्स है ना, तो इसीलिए मेटामॉर्फिज्म हो गई। और थिक भी होती जा रही है ये चीज़, ऐसे भी नहीं है कि थिन है, थिक भी हो रही है। तो इस चक्कर में थिकनिंग एंड द मेटामॉर्फिज्म अलोंग द कोलिजन जोन। नॉट हैविंग एक्टिव वॉल्केनो, याद रखना, अभी आपस में टकरा रही है, जब सबडक्शन ही नहीं होगा, जब नीचे सबडक्शन ही नहीं हो रहा, जब मेंटल के अंदर हम लोगों का लावा ही नहीं निकल रहा है उसके नीचे से, तो वॉल्केनोस क्यों होंगे? ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर वॉल्केनोस नहीं होते, वॉल्केनो नहीं होते क्योंकि कोई भी सबडक्शन नहीं होता। हाउएवर, जो इसके रिमेनेंट जो होंगे ना, जो मैग्मा जो फॉर्म के कारण जो होगा ना, यहाँ पर हमारी रॉक्स जो होंगी ना, वो वॉल्केनिक रॉक्स मिलेंगी हम लोगों को। क्यों मिलेंगी? क्योंकि रिमेनेंट मैग्मा फ्रॉम अर्लियर सबडक्शन, जो पहले जो सबडक्शन था, जो मैंने बताया था ना, जो हम लोगों की प्लेट जो होती है, प्लेट क्या होती है, वो ऐसे खिसकती चली जाती है, यहाँ से आ रही है ना, नीचे से यहाँ से आ रही है, तो मैंने बताया था ये प्लेट इधर की तरफ खिसकती चली जाती है। और जैसे जैसे आप इधर चलते चले जाओगे, आपको क्या होगा, आप लोगों को ये ओल्ड होती चली जाएगी। यहाँ पर न्यू है, यहाँ पे ओल्ड है, तो ये यहाँ पर सबडक्ट हो रहा है ना पहले से, कोई भी, समझ में आई ना, ये वाला पुराना वाला सबडक्ट हो रहा है ना, अब ये भी, अब मान लो ये वाला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अब इधर से भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही आ गई, यहाँ पे सबडक्शन नहीं हुआ, यहाँ से तो आ रहा है ना कोई भी चीज़, यहाँ से अब जब आ रही है, यहाँ पर कोई सबडक्शन जोन था, जब यहाँ पर कोई नई चीज़ बन रही है, तो क्या होगा, ये भी कॉन्टिनेंट टकरा है, ये भी कॉन्टिनेंट टकरा है, तो ये तो नीचे जाएगी नहीं। लेकिन है तो इसके अंदर अपना क्या, वॉल्केनिक रॉक, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कोई बोले कि क्या यहाँ पर मुझे वॉल्केनिक रॉक मिलेगी, आप बोलेंगे हाँ। अब अगर कोई बोले कि क्या यहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं, बोलेंगे नहीं। तो अगर किसी ने बोल दिया कि वॉल्केनोज नहीं हो रहे, फिर भी यहाँ पे वॉल्केनिक रॉक मिल रही है, वो क्यों मिल रही है? क्योंकि जो रिमेनेंट ऑफ द मैग्मा है फ्रॉम अर्लियर सबडक्शन या क्रिस्टल मेल्टिंग ड्यू टू द एक्सट्रीम प्रेशर कैन फॉर्म वॉल्केनिक मेटामॉर्फोस रॉक्स, है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल, ये मेरा क्या है, एक माउंटेन है, मेरी अगर कोई प्लेट टकराई है ऐसे, यहाँ पे मेरा एक माउंटेन बना। अब मान लो एनॉर्मस कंप्रेशन होने लगा, अब ये अभी भी चल रही है, इधर की तरफ ये इसको कंप्रेस कर रही है, तो क्या होगा, जो मेरा जो माउंटेन है वो फोल्ड माउंटेन है। पहली बात तो याद रखना, जब भी कंप्रेस होकर कोई माउंटेन बनता है उसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। कुछ होते हैं रिफ्ट माउंटेन, वो मैं सब आपको बताऊंगा जब अपन माउंटेन्स पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब जब और ज़्यादा इससे टकराई तो ये और ज़्यादा इससे कंप्रेस हो गया ना, और ज़्यादा प्रेस हुआ तो ये और ज़्यादा कंप्रेस हो गया, ऐसे ही और ज़्यादा कंप्रेस हुआ तो ओवरटर्न हो गया इसके अंदर, क्योंकि अब जब मुड़ गया थोड़ा सा, भाई कोई भी चीज़ है, आप एक आटा भी अगर रखोगे, कुछ भी रखोगे, उसको अगर आप कंप्रेस करोगे तो कितना ऊपर जाएगा, भाई ग्रेविटी भी तो अपना असर दिखाएगी, और उसकी एक लिमिट भी तो होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, कंप्रेस कितना उसको कंप्रेशन आप कर पाओगे, एक लिमिट भी तो होगी उसको कंप्रेस होने की, एक बार फ्रैक्चर भी आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो उसमें ओवरटर्न भी हो जाएगा और इसको रिकमेंड भी हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा चीज चेंज हो गया। तो बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस कंप्रेशन कंप्रेसिव फोर्स द फोल्ड माउंटेन्स कैन डेवलप द कॉम्प्लेक्स फीचर लाइक ओवरटर्न फोल्ड एंड रिकमेंडेड फोल्ड। अब मैं और ज़्यादा इस पर डीप में नहीं जाऊंगा कि अपने माउंटेन्स कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन्स में क्या क्या, जब अपन माउंटेन्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आप तो बस ये समझो कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के कारण ही हम लोगों के ये फोल्ड माउंटेन्स हैं वो तैयार होते हैं, और इनॉर्मस कंप्रेशन के कारण ये क्या होते हैं, अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स फीचर जो हैं वो अपने डेवलप कर लेते हैं, और यहाँ पर वॉल्केनोस नहीं होते, लेकिन वॉल्केनिक रॉक रॉक यहाँ पर मिल सकती हैं। समझ में आई? अब देखो, सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने बनाया था, ये चीज़ वही चीज़ है। नाउ थर्ड जो है वो है हम लोगों की कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। क्या है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन? देखो कंजर्वेटिव का आपको सिंपल सा मतलब पता है, वो चेंज नहीं होगा बंदा। कंजर्वेटिव का मतलब है कि भाई उसको आप लोग खत्म नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसको बना सकते हो, हाँ ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो उस चीज़ को। तो बस वही है कंजर्वेटिव का मतलब, है ट्रांसफॉर्म कर देना। तो इसका मतलब ये अगर दो प्लेट अगर आपस में जो दो प्लेट है, वो ना तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, मतलब ना तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नई बनेगी, मतलब मैग्मा का कोई काम नहीं है, और ना ही ये सबडक्ट होंगी, ना ही ये सबडक्ट होगी, मतलब आपस में टकराएंगी, ठीक है। इसका मतलब ना तो ये नीचे जाएंगी ना हिमालयाज बनाएंगी, बट ये क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, मतलब
पोजीशन चेंज करेंगी आपस में। अपन जैसे दो चीज़ें रगड़ते हैं ना, बस ये दो चीज़ें रगड़ेंगी तो इससे कारण क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा भाई, कंजर्व होगा। प्लेट मूविंग, अब जो क्या होगा, अभी तक जो थी वो और वर्टिकली एक दूसरे से मूव कर रही थी, अब ये हॉरिजॉन्टल मूव करेंगी। तो प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, शीयर मार्जिन। क्या बोलेंगे, शीयर मार्जिन, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। नो क्रस्ट इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड एसोसिएटेड विद द सैलो फोकस अर्थक्वेक। भाई याद रखना, जब भी अगर आपको लगे कि भाई सैलो फोकस अर्थक्वेक आ रहे हैं और कोई वॉल्केनोज नहीं है, तो याद रखना इन्हीं पर होती है ये चीज़ें। कहाँ होती है, इन्हीं पर होती हैं कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के ऊपर ही हम लोगों के अर्थक्वेक आते हैं और कोई वॉल्केनो नहीं होते। और फिर आप बोलोगे कि अरे ऐसा तो उसमें भी था, ऐसा तो कंस्ट्रक्टिव वाले में भी था, लेकिन मैंने क्या बोला था, कंस्ट्रक्टिव वाले में आपका सबडक्शन भी हो रहा है, आप लोगों के आपस में टकरा भी रही है, ठीक है, हिमालयास बन रहे हैं। भाई ना तो यहाँ पे कुछ बनेगा, ना तो यहाँ पर कुछ बनेगा, ना कुछ डिस्ट्रॉय होगा। वॉल्केनोस जो किसी जगह पर होते हैं जब डिस्ट्रॉय होती है, तो यहाँ पर यहाँ तो ना तो वॉल्केनोस आ रहे हैं और ना ही कोई हिमालयास बन रहे हैं या माउंटेन्स बन रहे हैं। सॉरी, हिमालयास तो अपने हुए, ना तो यहाँ पर कोई माउंटेन्स बन रहे हैं, तो माउंटेन्स भी नहीं बन रहे, वॉल्केनोस भी नहीं आ रहे। बट हाँ, अर्थक्वेक तो आएंगे, जब कोई चीज़ हिलेगी तो अर्थक्वेक तो आएंगी ना, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन तो हो गई होगा। ऑब्वियस बात है, वाला डिस्ट्रक्शन नहीं बोल रहा मैं जो कि आपकी प्लेट ही टूट रही है, नहीं, केवल अर्थक्वेक आ रहे हैं। कॉमनली फाउंड अलोंग दी फ्रैक्चर जोन, वही हमेशा वहीं पर होते हैं जहाँ पर फ्रैक्चर जोन होते हैं। इन ओशन एंड इन सम कॉन्टिनेंट फॉल्ट, कहाँ पर होते हैं, फ्रैक्चर जोन्स ऑफ द ओशन एंड द सम कॉन्टिनेंट फॉल्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सैन एंड्रियास फॉल्ट, सबसे ज़्यादा फेमस सैन एंड्रियास फॉल्ट, अमेरिका के अंदर है ये सैन एंड्रियास फॉल्ट, यूएसए के अंदर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूँ, दो इंडिया डज नॉट लाई डायरेक्टली ऑन द मेजर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, भाई इंडिया कोई मेजर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के ऊपर नहीं आता है, इंट्रा प्लेट ट्रांसफॉर्म मूवमेंट आर ऑब्जर्व्ड इन द वेस्टर्न हिमालय। भाई प्लेट के अंदर ही अगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखा जाए, जैसे एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो इसी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर ही आपस में टूट गया, वो आपस में ही चला जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं इंट्रा इंट्रा प्लेट ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, मतलब उस प्लेट के अंदर ही ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो एक बिग प्लेट बोल दी ना कि ये हम लोगों की मेजर प्लेट है, अब इस मेजर प्लेट के अंदर भी तो बीच में कुछ टकरा सकता है, ये पूरी की पूरी प्लेट भी चेंज हो रही है, तो इसके अंदर भी तो कुछ होंगी ना, मेजर के अंदर कुछ माइनर्स होंगी, तो इसके अंदर ही ये क्या हो रहा है, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो रहा है। आर ऑब्जर्व इन द वेस्टर्न हिमालयास एंड कच्छ रीजन, कच्छ रीजन में भी ये चीज़ हो रही है। जैसे भुज का अर्थक्वेक जो आया था ना 2001 में, सब लोगों को पता होगा, ये इसी के कारण आया था कि स्लिप मूवमेंट हुआ था, स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट हुआ था, उसके कारण भुज का अर्थक्वेक आया था। द धौली फॉल्ट, धौकी फॉल्ट इन मेघालय, कौन सी, डॉकी फॉल्ट, DAUKI, डॉकी फॉल्ट इन मेघालय इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ट्रांसफॉर्म फीचर्स। समझ में आई। अब आप बोलोगे कि हाँ, आप लोगों के माइंड में ये तो आया होगा ना कि हम लोगों को दिल्ली वगैरह में जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो क्या ये इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट के टकराने से नहीं भाई, इंट्रा इंट्रा प्लेट ट्रांसफॉर्मेशन भी तो हो रहा है ना उसके अंदर, तो इसी कारण ये वाले फॉल्ट फ्रैक्चर्स आते हैं। समझ में आई ये चीज़। तो इसका मतलब जब भी हम लोगों की प्लेट्स के ऊपर कोई ना कोई फॉल्ट होगा, कोई ना कोई क्रैक होगा, तब हम लोगों के अर्थक्वेक्स वगैरह आएंगे ही आएंगे। देर आर सम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट अलॉन्ग द मिड ओशनिक रीजेस, कुछ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होते हैं वो मिड ओशनिक रीजेस पे होते हैं। द फॉल्ट हाउएवर आर नॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म नहीं है। भाई देखो, मैंने बताया था मिड ओशनिक रिज पर कौन से होते हैं अपने, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव, सीधी सीधी बात कंस्ट्रक्टिव होते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव यहाँ पर हैं तो हम ट्रांसफॉर्म क्यों बोल रहे हैं भाई, कुछ कुछ जगह पर ट्रांसफॉर्म फोल्ड भी होते हैं। देखो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं है, बिकॉज द मेन प्लेट मूवमेंट इज स्टिल डाइवर्जेंट अक्रॉस द रिज। भाई अलग अलग जगह पर, थोड़ी थोड़ी जगह पर हो रहा है, कुछ कुछ जगह पर नहीं हो रहा। अब देखो मैं पूरे के पूरे जो तीनों के तीनों हैं, अब एक ही जगह पर अपन कैसे देख सकते हैं, देखो ये असेंडिंग हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे मिड ओशनिक रिज आ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नया बन रहा है तो कंस्ट्रक्टिव हो गया। यहाँ पर हम लोगों को क्या हो रहा है, ये यहाँ पे अपना सबडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर अलग जगह पर देखा जाए कि दो जगह अगर टकरा रही हैं, क्या
हम लोगों की अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टकराएगी तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो अलग अलग बाउंड्रीज वाली बात होगी। ऐसे ही यहाँ पे मिडोसिनिक रीजस पे कुछ जगह ट्रांसफॉर्म भी होती हैं बाउंड्रीज, समझ में आई ना। ठीक है, जब लास्ट टाइम का अपने पास डायग्राम था, इसी चक्कर में अपन लोगों ने ये कर दिया। अब देखो जो तीनों हम लोगों ने देखा है तीनों, तो उसको अगर आप एग्जाम के अंदर डायग्राम बना के डायरेक्ट आना हो प्लेट टेक्टोनिक्स का, क्योंकि अभी तक प्लेट टेक्टोनिक्स का हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सब देख लिया था, तो क्या करोगे, सिंपल सा इस तरीके का डायग्राम बना के आओगे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्जेंस सबडक्शन जोन बना दिया एक, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बना दिया मिड ओशनिक रिज के ऊपर, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पे ओशनिक प्लेट है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर जो है मूव कर रहा है, दिख रहा है, देखो मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर हाइलाइटर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है, ये लो, ये क्या है मेरा, लिथोस्फीयर है, समझ में आया, ये लिथोस्फीयर है, और ये लिथोस्फीयर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो मेरा एस्थेनोस्फीयर है। अब देखो ये मेरी ओशनिक प्लेट अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो मेरी ओशनिक प्लेट क्या होगी, सबडक्ट करेगी नीचे की तरफ, तो वही तो हो रहा है, नीचे सबडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, मेरी ट्रेंचेस बनेंगी, है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है, ये मेरा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, आपस में इधर उधर खिसक रही हैं ये, है कि नहीं, ट्रांसफॉर्म ही तो हो रहा है ये एक दूसरे से ऐसे ऐसे जा रही है, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, इस तरीके से बनेगा, डाइवर्जन में यहीं पे मेरा ट्रांसफॉर्म, देखो ये ऐसे जा रही है, तो ये हो सकता है ऐसे जाएगी, ये है ट्रांसफॉर्म वाली, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, अलग अलग। ऐसे ही कन्वर्जेंस सबडक्शन जोन जो हो रहा है, वो दो मेरी आपस में टकरा रही हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे दोनों डिस्ट्रॉय हो गई, अलग अलग, ये लावा वाला हो गया, ये बेनियोफ जोन है, क्योंकि हम लोगों का क्या है यहाँ पे अर्थ को एक साथ है, ठीक है। ये हैंडमेड डायग्राम है भाई, आप इस तरीके से बना के आ सकते हो, देखो अलग यहाँ से बना, ये बनी ये बनी ये बनी, आपस में ऐसे आ रही है, आप डायरेक्शन बना सकते हो, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के लिए आप एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हो, है कि नहीं, दो बाउंड्रीज बना दो ऐसी यहाँ पर, एक ऐसे बना दो और एक ऐसे बना दो, अलग अलग डिस्टेंस में, समझ में आई। अब देखो ये बुक की है, बुक की देख लो, ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, समझ में आया, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इसीलिए इसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोल रहे हैं। ये एस्थेनोस्फीयर है, ये कन्वर्जेंस वो है, आप लोगों को मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा, आप देख लो ध्यान से, आ गया ना, लिथोस्फीयर बन गया, एस्थेनोस्फीयर बन गया, ओशनिक प्लेट हो गई, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, ट्रेंच हो गया, ठीक है। डायग्राम आप चाहो ये बना लो, चाहे इससे इस तरीके का बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को ये एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन ये तो इधर भी तो जा रहा है, ये देखो, हो गया, चलो चलते हैं अपना। तो अब क्या हुआ, अगर लास्ट में मैं इसको इवेल्युएट करूं, तो मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट सपोर्ट द प्लेट टेक्टोनिक्स हैज वैलिडेटेड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। भाई मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट जो है उन्हें सपोर्ट किया है प्लेट टेक्टोनिक्स को, क्योंकि उससे वैलिडेट किया है प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाउ हैज़ बिकम रियलिटी, इससे क्या रियलिटी बन गई है। अब आर्गूमेंट क्या है भाई, कई लोग नहीं मान रहे, फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स जो है ना, सबसे बड़ा आर्गूमेंट वही है अभी भी कि जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना वो ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट का, मोस्ट साइंटिस्ट अभी भी रिलाई कर रहे हैं थर्मल कन्वेक्टिव करंट के ऊपर, वही चीज़ जो उसने पहले बोल दिया था वही चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं, कमिंग फ्रॉम द मेंटल एज प्रोबेबल एडिक्वेट फोर्स ऑफ द मूव द प्लेट। तो ज़्यादातर लोग इसी पर रिलाई कर रहे हैं, यही इसका थोड़ा आर्गुमेंट का पॉइंट बन जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था मिडोस ने रिच, आप उसमें यूज़ कर सकते हो उसके अंदर, समझ में आया। अब हमने अभी क्या है ना, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने इस मॉड्यूल को दो वीडियोस में डिवाइड कर दिया था। लेक्चर हम लोगों का 10 ही है, ठीक है, जब हम लोग क्लास में बैठते हैं तो लेक्चर एक में ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो अब मैं लेक्चर 10 भी डिस्कस करूंगा, सेम की सेम टॉपिक रहेगा, बट उसमें हम लोग देखेंगे एविडेंसेस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एंड कनेक्शन विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और याद रखना ओनली रिलेटेड टू द एग्जाम, नो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सबसे पहले याद रखना। हम लोग सिर्फ PYQ बेस्ड पर ही देखेंगे सब कुछ, हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे ही लेक्चर से और हमारे ही मटेरियल से जो हम लोगों ने नोट्स तैयार कर रहे हैं उसी से हम लोगों के सारे PYQ सॉल्व हो जाए। तो अब देख लो कुछ जाना नहीं है लिखने के लिए, मैंने आपको बता दिया जो आपको लिखना है जो नहीं लिखना है,
और वैसे भी कल के जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है इस टॉपिक के अंदर खासकर। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।